नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। तो क्यों लिया है? उन्होंने ये कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कि उत्तेजित और विभाजनकारी मुद्दों को ये समर्थित करती है, और इस अमेरिका ने इस संस्था पर इजराइल विरोधी रुख अपनाने का भी आरोप लगाया है। तो अमेरिका ये तीसरी बार एग्जिट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो है वो दूसरी बार, पहली बार जो फर्स्ट टर्म था उसमें भी एग्जिट किए थे, और अमेरिका तीसरी बार एग्जिट कर रहा है। मतलब इससे पहले भी और एक बार एग्जिट हुए होंगे कोई और, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों से निकल रहा है, मतलब खुद को बाहर निकाल रहा है। जैसे WHO से भी वो निकल के, मतलब विश्व शांति संगठन से। और फिलिस्तीन के लिए जो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, उनके लिए धनराशि में भी भारी कमी कर दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका के हटने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? बजटीय प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि 8% अमेरिका देता था इनके बजट में। भू राजनीतिक प्रभाव में चीन का प्रभाव, मतलब इसमें बढ़ने की संभावना है। बहुपक्षवाद में अगर देखें तो बहुपक्षीय संस्थाओं पर विश्वास कमज़ोर कर सकता है ये जो कदम है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है, इसकी अगर हम लोग देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, और 194 सदस्य देश हैं, 12 एसोसिएट सदस्य हैं। अब इसकी हम लोग रिपोर्ट्स देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र हम लोग बोल देते हैं एक बार, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। अब देखिए यूनेस्को क्या क्या रिपोर्ट्स और पहले हैं। सबसे पहले वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, याद रखिएगा। विश्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास में परिवर्तियों पर रिपोर्ट, ये मीडिया विकास पर भी देखिए हैं। इसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये तो सबको पता है। ह्यूमन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो है, ये भी यही करता है। आर्कटिक क्षेत्र शीतकाल में अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर रहा है। अब देखिए, शीतकाल में ऐसा क्यों गर्मी का सामना कर रहा है भाई आर्कटिक में? आर्कटिक आप समझ गए ना, ये देखिए अर्थ है, तो आर्कटिक इधर है और अंटार्कटिक इधर है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम लोग अब देखते हैं आर्कटिक में एक द्वीप जो है, एक द्वीप स्वालबार्ड, याद रखिएगा। स्वालबार्ड कौन सा, कहाँ का द्वीप है? आर्कटिक का। तो स्वालबार्ड एक द्वीप समूह में असाधारण रूप से उच्च तापमान और वर्षा के कारण बर्फ़ पिघली है, और पिघली हुई बर्फ़ से जल का जमाव हुआ था। अब देखिए इसमें जो बोल रहे हैं, आर्कटिक का मौसम जो है पृथ्वी के शेष हिस्सों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। ये यूपीएससी में आ सकता है कि आर्कटिक जो है वो विश्व की अन्य मतलब क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। अब देखिए, इस घटना को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। एम्प्लीफिकेशन, तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के लिए कारक क्या क्या है? एल्बिडो में कमी। अब आप सोच रहे हैं एल्बिडो में कमी क्या है भाई? तो एल्बिडो जो है ना, वो किरणों को परावर्तित करने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो एल्बिडो ये होता है कि जैसे यहाँ पर से किरण आई, और ये किरण को कितना परावर्तित कर सकेगी, तो वही होता है एल्बिडो। तो अभी इसमें कमी आ रहा है, तो अगर कमी आ रहा है तो ये परिवर्तित होगी ही नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होगा तो हीट ज़्यादा होगा। तो एल्बिडो वही बोल रहे हैं, कम हो रहा है। और क्योंकि कम हो रहा है तो जी ग्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, और ग्रीनिंग ज़्यादा हो रही है तो एल्बिडो और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सफ़ेद जो बर्फ़ है ना, वो एल्बिडो बहुत ज़्यादा हाई होता है उनका। जैसे आता है सफ़ेद बर्फ़ रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को, इसलिए आप देखते होंगे बर्फ़ जल्दी पिघलता नहीं है। लेकिन बर्फ़ पिघलने लगा तो वहाँ पे ग्रीनिंग ज़्यादा होने लगी, हरी भरी घास उगने लगी, और हरी भरी घास में अगर पड़ेगा किरण तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो और ज़्यादा गर्म होगा। अब देखिए, लेफ्ट राइट फीडबैक इसमें हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों से होने वाली गर्मी ज़्यादातर सतह के पास मौजूद रहती है, और उष्णकटिबंधीय में सहवन के कारण ये अतिरिक्त गर्मी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप में फैल जाती है, मतलब इसका। तो ये जो है ना आर्कटिक में, आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आर्कटिक में हम लोग यहाँ पढ़ते ही है ना कि ये जो है यहाँ से जाती है, फिर ये यहाँ से एक जाती है पवन प्रणाली। तो यहाँ से देखिए, ये जो है ना यहाँ पर गिरती है, तो यहाँ जो गर्मी है ना, वो गर्मी यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाती है। तो वही बोल रहा है लेफ्ट राइट फीडबैक हो रहा है। अब देखिए जलवायु के प्रभाव, इसमें जलवायु के 3 तरह के प्रभाव होते हैं। जलवायु के बादल बनते हैं, संघनन होता है, और जलवाष्प जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस की तरह भी कार्य करता है। इसके बाद वायुमंडलीय ऊष्मा परिवहन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नमी में वृद्धि होने के कारण वहाँ से आर्कटिक की ओर ऊष्मा परिवहन की दर बढ़ जाती है। तो ये भी बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये बोल रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर नमी में वृद्धि होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है, तो नमी में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर ऊष्मा जो है
आर्कटिक क्षेत्र की ओर परिवहन दर बढ़ जाती है, मतलब इसका इधर बढ़ जाता है ज़्यादा उष्मा का संचरण, नमी में इधर वृद्धि हो गई। तो अब देखिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के प्रभाव क्या होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग को तेज ऑफकोर्स पारिस्थितिकी में बदलाव भी आ सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीवियों और टुंड्रा पारिस्थितिकी जो कुछ ठंड से बचाती थी अब कठोर गर्म तापमान का सामना करती है, जिसकी स्थिति बदल जाती है। भारत में क्या होगा, भारत मानसून में बाधा हो सकती है, चरम वर्षा जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, समुद्र तल का जलस्तर बढ़ सकता है, आर्थिक और सामाजिक जोखिम में वृद्धि हो सकती है, जैसे खेती, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे को नुकसान जैसी समस्याएं। भारत में पिछले 5 वर्षों में बौद्धिक संपदा संबंधी फाइलों में 44% की वृद्धि हुई है। तो देखिए वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, ये आईपीओपी का काम कौन करता है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचना दी है कि जो भौगोलिक संकेतकों हैं जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन, उनमें सबसे अधिक 380% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद डिज़ाइन, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में बढ़ोतरी देखी गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा गतिविधियों और नवाचार तथा भारत में आईपी फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सुधारों के कारण हुई है। तो ऐसा क्यों किया गया है, भारत में ऐसा क्या क्या हुआ है, मतलब जो इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है फाइलिंग में। तो बोल रहे हैं कि प्रक्रियागत सुधार देखी गई है, कि समय सीमा घटाई गई है, ट्रेडमार्क पंजीकरण आदि के लिए फॉर्म भरने की संख्या को 74 से घटाकर 8 किया गया है। शुल्क में भी रियायत की गई है। इसके बाद डिजिटलीकरण किया गया है, मतलब आईपी आवेदन आप कहीं से भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड बनाया गया है। कार्यक्रम और योजनाएं भी चल रही है, कौन कौन सा भाई, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटर्नशिप कार्यक्रम, स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना और और एक है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। तो ये सभी कार्यक्रम यहाँ से चल रही है, तो इसके कारण और ज़्यादा इसको बढ़ोतरी मिली है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक और मतलब हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे औद्योगिक डिजाइनों के लिए लोकार्नो एग्रीमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को भारत ने अपनाया है। और लोकार्नो एग्रीमेंट जो है ना, वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तहत 1968 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब आगे चलते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में लोचशील और हरित शहरी अवसंरचना में अधिक निवेश आवश्यकता को उजागर किया गया है। अब देखिए ये जो है ना, टूवर्ड्स रेजिलियंस एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया, ये विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा है कि 2050 तक रेजिलियंस और हरित शहरी अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए कुल $2.4 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी भारत को। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है विश्व बैंक की रिपोर्ट में। कि उनमें ये कहा गया है कि 2020 में शहरों की राष्ट्रीय जनसंख्या की 1/3 से अधिक लगभग 480 मिलियन लोग रहते थे। और बोल रहा है कि 1985 और 2015 के बीच बाढ़ के मामले में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियों का विस्तार 102% बढ़ गया। मतलब सोचे जहाँ बाढ़ आता वहाँ पर भी बस्ती बढ़ गई है। अब 2050 तक शहरी जनसंख्या दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाने की संभावना है, ये भी बोल रहे हैं इनमें। इसके बाद बोल रहे हैं कि 2030 तक सृजित होने वाले सभी नए रोजगार का 70% हिस्सा शहरों में होगा और 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में 75% योगदान जो है शहर देंगे। इसके बाद है भारतीय शहरों के समक्ष जलवायु संबंधी चुनौती जोखिम क्या क्या है। 2017 तक वर्षा जनित बाढ़, सतही जल बाढ़ के जोखिम में 3.6 से 7 गुना तक की वृद्धि का अनुमान है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मेंस में आप आंसर राइटिंग कर सकें तो ये सब फैक्ट डालें वहाँ पर, इसके कारण आपका बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग मजबूत होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जलवायु अनुकूलन शहरी विकास के लिए शहरी जलवायु कार्य योजना, तो इसमें क्या बोला गया है। जलवायु एवं आपदा जोखिम मूल्यांकन, इसमें स्थानीय आपदा विशिष्ट जोखिम विकसित करना, विशिष्ट निवेश योजना विकसित करना, भूमि उपयोग योजना में आपदा जोखिम संबंधी सूचनाओं को एकीकृत करने आदि शामिल हैं। इसके बाद है शहरी गरीबों सहित अधिक सुविधा लोगों को प्राथमिकता देना, हरित शहर विस्तार में निवेश करना, कुशल रेजिलियंस एंड हरित नगरपालिका सेवाएं। और इसमें बोल रहा है कि जलवायु संवेदनशील नवीन शहरी विकास करना, जोखिम हस्तांतरण, रेजिलियंस के संबंध में निजी क्षेत्रों की भूमिका को सघन बनाना। तो यही सब है ना, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संरक्षण और नागरिकों की चिंता के बीच संतुलन की अपनी टिप्पणी दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको आवारा कुत्तों को खाना खिलाना है तो उनको अपने घरों के अंदर ऐसा कीजिए। तो ये क्यों कहा गया कि क्योंकि कानून के अनुसार आवारा कुत्तों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही प्रशासन को आम लोगों की चिंता को भी ध्यान रखना होगा ताकि सड़क पर चलते फिरते कुत्तों के हमलों में बाधा ना आए।
तो आवारा कुत्तों के संबंधित नैतिक मूल्य क्या क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एथिक्स में काम आ सकता है। करुणा एवं नोक व्यवस्था, मतलब कुछ नागरिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में करुणा दिखाते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इससे क्षेत्रीय आक्रामकता और लोक असुविधा बढ़ती है। इसके बाद हम लोग देखें पशु कल्याण बनाम लोक सुरक्षा। आवारा कुत्तों को जीवन और गरिमा का अधिकार है, लेकिन समुदायों को कुत्तों और काटने से रेबीज से सुरक्षा का भी अधिकार है। तो ये पशु कल्याण बनाम लोक सुरक्षा हो गया। और उन्होंने यही कहा है कि 2024 में भारत में 37 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए, तो एक बहुत बड़ा नंबर शो करता है। पारिस्थितिकी वहन क्षमता बनाम आबादी नियंत्रण, बोल रहे हैं कि मनुष्य कुत्तों को खाना खिलाकर उसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर पशु आबादी नियंत्रण में अनैतिक उपाय भी अपना रहे हैं कि कुत्तों को मतलब मतलब इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो प्रजनन ना कर सके। तो दोनों काम हो रहा है भाई। इसके बाद उपयोगिता बनाम आचरण शास्त्रीय दृष्टिकोण, परित्याग बनाम उत्तरदायित्व, ये भी है इसमें। इसमें बोल क्या रहा है कि मनुष्यों और कुत्तों के बीच उपयोगितावाद रिश्ता अब कमज़ोर पड़ गया है, इससे पालतू कुत्तों को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जबकि आचरण शास्त्रीय दृष्टिकोण यह कहता है कि आवारा कुत्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। हम लोग अब देखते हैं कि आवारा कुत्तों के अंतर्गत प्रावधान क्या क्या है हमारे अंदर, मतलब भारत में। तो देखिए अनुच्छेद 243W में नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों को आबादी को नियंत्रित करने के लिए आदेश देता है, नियंत्रित करने, सोचिए आबादी को। इसके बाद है वही अनुच्छेद 51A(G) जो है वो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखें। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी दिया गया और नगर पालिका को आबादी नियंत्रित करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद देखते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 का भी ये मतलब एक है, मतलब इसके तहत कार्य किया जाता है। और तो कुछ है नहीं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 क्या है? तो अनुच्छेद 143 तब तक आपको पता हो गया होगा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो व्यापक महत्व के किसी विधि संबंधी प्रश्न या तथ्य से उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। राष्ट्रपति ऐसे संदर्भ को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उससे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। मतलब समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो देगा, नहीं तो नहीं, और राष्ट्रपति का मन होगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं, बस। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ मांगे जाने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। तो ये करंट था, इसीलिए ये था। अब देखिए महोदई या महादई रिवर कहाँ है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि है क्या, क्यों न्यूज़ में आया। तो गोवा जो राज्य सरकार है उन्होंने कर्नाटक की कलसा बुडूरी परियोजना के खिलाफ महोदई नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। तो अब देखिए कलसा बुडूरी परियोजना के तहत जल को मलप्रभा नदी की ओर मोड़ने के लिए कलसा बुडूरी परियोजना पर बैराज बनाने का प्रस्ताव है। और ये जो कलसा और बुडूरी है, ये दोनों महोदई की सहायक नदियाँ, और महोदई कहाँ बहती है? गोवा में। अब देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये है गोवा, और गोवा यहाँ पर है कर्नाटक, और ये है महाराष्ट्र। तो गोवा में जो है ना महोदई रिवर आती है। देखिए ये महोदई रिवर आ रही है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखिए महोदई रिवर आ रही है, और ये जो रिवर है ना यहाँ पर मलप्रभा नदी जो है, मलप्रभा नदी की ओर जल को मोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार जो है यहाँ पर कलसा और बुडूरी नदियों पर बैराज बनाने का प्रस्ताव कर रही है। और कलसा और बुडूरी नदी देख रहे हैं, ये महोदई रिवर की सहायक नदियाँ हैं। तो अगर यहाँ पर बांध बन जाएगा तो यहाँ पर पानी कम आएगा इस महोदई रिवर पर, और महोदई रिवर पर पानी कम आएगा तो गोवा को पानी कम मिलेगा, जबकि मालप्रभा को पानी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कलसा और बुडूरी नदियों के पानी को भी अपने साइड कर लेंगे। तो इस पर गोवा सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रही है। चलिए, हम लोग को तो याद हो गया कि महोदई रिवर कहाँ है, बस। अब आप लोग आगे देखिए वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2025 में सभी क्षेत्रों की समृद्धि दर्ज की गई है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखें कि वित्तीय समावेशन सूचकांक ये 2021 में जारी किया गया था, पहले प्रतिवर्ष जुलाई में जारी किया जाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्रक शामिल हैं? इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रक में वित्तीय समावेशन की प्रगति को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, ये सभी क्षेत्रक में नहीं है। बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन। अब इसमें देखिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, आधार वर्ष इसका कोई नहीं है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए ग्रेट रुवाहा नदी सूख रही है, मानवीय गतिविधियों के कारण सूख रही है। कहाँ का है? तंजानिया की प्रमुख नदियों में से एक है ग्रेट रुवाहा नदी। यह रूफिजी नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। रूफिजी नदी जो है वो तंजानिया के सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो सोचिए
तंजानिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? रुफिंजी नदी। और रुफिंजी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ग्रेट रुहा नदी। और ग्रेट नुहा नदी क्यों सूख रही है? क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण उसमें कुप्रबंधन और अतिक्रमण हो रहा है, बस। अब देखिए आगे चलते हैं, विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है भाई? विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट जो है विश्व के उन दीर्घकालिक ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गया है ये, जो विशेष रूप से कोहरे पर किए गए हैं। यह शोध भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में किया गया है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह बेहतर नाउ कास्टिंग क्षमता विकसित करना तथा शीतकालिक कोहरे का पूर्वानुमान लगाना, ये मतलब इसका उद्देश्य है। और नाउ कास्टिंग के तहत अगले 6 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाता है, नाउ कास्टिंग। तो विंटर वेदर एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लिए, विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं, बायो स्टिमुलेट्स। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों से कहा है कि बायो स्टिमुलेट्स को उर्वरकों के साथ अनिवार्य रूप से टैग करने को रोकने का आग्रह उन्होंने किया है। तो बायो स्टिमुलेट्स क्या है? वो पदार्थ हैं जो पौधों की जैव प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, मतलब जल्दी से पेड़ बढ़ा हो सके वो वाला काम करता है ये। और फसल की पैदावार बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। इसे उर्वरक कार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण आदेश 1985 के तहत विनियमित किया जाता है। अब बायो स्टिमुलेट्स के निम्नलिखित सुधार कर सकते हैं: पौधों की पोषक तत्वों में उपलब्धता और उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी करती है, प्रतिकूल स्थितियों में सहन करने की क्षमता बढ़ाती है और फसल की गुणवत्ता में भी ये वृद्धि करती है। अब आगे देखते हैं आईपीसी की धारा 498A 498A। तो ये कहा है, ये वैवाहिक क्रूरता के मामले में मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2022 में जारी दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये दिशा निर्देश क्या थे भाई? ये थे कि वैवाहिक क्रूरता के मामले में पुलिस को 2 महीने की कूलिंग पीरियड के दौरान गिरफ्तारी करने या कोई अन्य कार्य करने से रोकती है। मतलब अगर वैवाहिक क्रूरता के मामले अगर सामने आते हैं तो पुलिस जो है ना, वो 2 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसके तहत गिरफ्तारी करने या फिर कोई भी अन्य कार्यवाही करने से पुलिस को रोकती है ये। अब देखिए आईपीसी की धारा 498A क्या कहता है? यह पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति की गई क्रूरता से उसकी सुरक्षा करती है ये। तो पता ही चली गया होगा आपको, है ना। अब देखिए चोल गंगम झील कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। चोल गंगम झील तमिलनाडु। ये पान्नेरी या स्वर्ण झील भी इसको कहा जाता है, पोन्नेरी। अब देखिए इसका नाम से पता चल रहा है चोल गंगम, तो चोल ही राजेंद्र चोल ही करा होगा। और जब देखिए गंगम आ गया ना, तो गंगई कोंड चोलपुरम में करवाया गया था, इसको याद रखिएगा। गंगम तो गंगई कोंड चोलपुरम, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने इनको करवाया था। और गंगई कोंड चोलपुरम को राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी भी बनाया था और वहीं पर इसको निर्माण कराया था, चोल गंगम झील को। और इसको क्या कहते हैं? पोन्नेरी झील भी कहते हैं, पोन्नेरी या स्वर्ण झील। अब देखिए तिरुवालंगनाडु ताम्रपत्रों के अनुसार यह झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित जल का विजय स्तंभ थी। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही झील की फ़ोटो है, वो है, अच्छी झील है। अब चलिए आगे देखते हैं वानुअतु। अब देखिए वानुअतु कहाँ है भाई? वानुअतु जो है वो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर मतलब प्रशांत महासागर में है। ये देखिए पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पर देखिए वानुअतु, ये ऑस्ट्रेलिया के इधर है, पूर्व दिशा की ओर। तो वानुअतु किस लिए आई? ये पोर्ट विला इसका राजधानी है। वानुअतु जो है प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु ने पर्यावरण के क्षरण को इकोसाइड के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की है। वैसे याचिका दायर पहले ही की गई थी, अभी उसका शायद फैसला आ रहा है इसीलिए। अब देखिए याद हो गया, पर्यावरण के क्षरण को इकोसाइड के रूप में वर्गीकृत कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रशांत महासागर में ये द्वीप समूह है, मेलानेशिया का हिस्सा है, मेलानेशिया द्वीप समूह का। और ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है, बस इतना याद रखना है। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स समाप्त होती है, आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।